Get ready, students, for hunt. The problem hunter. हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द प्रॉब्लम हट में। और मैं मुकेश आपके सामने फिर से हाजिर हूँ केमिस्ट्री की क्लास लेकर। और आज हम लोग जो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सॉल्यूशन का, उसी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं प्यारे बच्चों। और देखेंगे हम लोग आगे के टॉपिक्स को उस चैप्टर के। तो देखिए, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस क्लास में एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और डिफरेंट वे। तो उसमें हम लोग 5 तरीकों को पढ़ा था, और आज की क्लास में हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। 2 और तरीके हैं उसको डिस्कस करने के लिए, तो उसी को आगे हम लोग पढ़ेंगे और फिर इस चैप्टर के अगले टॉपिक की ओर हम लोग जाएंगे, जो है सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो देखिए, उसका जो छठा तरीका है वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है? देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है, उसी को हम लोग बोलते हैं मोलैरिटी। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इट चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर एज वॉल्यूम चेंजेस। मतलब देखिए, मोलैरिटी जो होगा किसी भी सॉल्यूशन का, वो टेम्परेचर के बदलने से चेंज करेगा, क्योंकि टेम्परेचर बदलने से क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज करता है। तो वॉल्यूम देखिए, इसका फॉर्मूला में है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर वॉल्यूम बदल गया तो ये मोलैरिटी भी चेंज कर जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने मास परसेंटेज वगैरह जो पढ़ा था, वहाँ पे जो मास पे डिपेंड करने वाली जो क्वांटिटीज है, उसका टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। टेम्परेचर का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि टेम्परेचर बदलने से किसी भी ऑब्जेक्ट का मास पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अगर वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है कोई भी क्वांटिटी, तो उसमें टेम्परेचर का डायरेक्ट यहाँ पे इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा। तो देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होगा। मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। देखिए, यहाँ लिखा गया है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम जो लेंगे सॉल्यूशन का, वो हमेशा लीटर में होगा। जैसे देखिए, यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है 0.25 मोल पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसका मतलब क्या है कि 0.25 मोल NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में यहाँ पे डिजोल्व है। समझ गए प्यारे बच्चों। अब देखिए, अगला इसका तरीका है, सबसे लास्ट हमारा कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का जो तरीका है वो है मोलैलिटी। देखिए, ये मोलैलिटी है। मोलैलिटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मतलब पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, उसी को हम लोग बोलेंगे मोलैलिटी। इसको स्मॉल एम से नोट किया जाता है हमेशा। और देखिए, ये मास पर डिपेंड कर रहा है पर किलोग्राम, तो इसीलिए इस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। और इसका फॉर्मूला को अगर हम लोग देखेंगे तो सिंपल है, जो डेफिनेशन में बताया गया है उसी को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देंगे। मोलैलिटी इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। जैसे देखिए, एग्जांपल लिया गया है 1 मोल पर केजी सॉल्यूशन ऑफ KCl। इसका मतलब क्या है कि 1 मोल जो KCl है वो पर केजी सॉल्वेंट में यहाँ पे डिजॉल्व है। अब चलिए अगला टॉपिक की ओर हम लोग चलते हैं, जो है सॉल्युबिलिटी। देखिए प्यारे बच्चों, अगला हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। देखिए, सॉल्युबिलिटी क्या होता है। देखिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट that can be dissolved in specified amount of solvent। मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, जैसे 1 लीटर सॉल्वेंट में या 2 लीटर सॉल्वेंट में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं उस सॉल्युबिलिटी।
और यहाँ पे एक और चीज ध्यान दीजिए, सॉल्युबिलिटी में क्या है कि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब एक खास टेम्परेचर पे और एक खास अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितनी ज्यादा सॉल्यूट डिजोल्व हो सकती है, उसी को हम लोग सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। तो इस तरह से देखिए, इसका डेफिनेशन से ही क्लियर है, ये तीन चीज पे डिपेंड करता है। पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब जो चीज हम लोग घोल रहे हैं सॉल्यूट और जिसमें हम लोग घोल रहे हैं सॉल्वेंट, वो दोनों की नेचर पर डिपेंड करती है। और दूसरी है टेम्परेचर, और सबसे लास्ट का जो आपका फैक्टर है वो है प्रेशर। तो ये तीन चीज पे किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। अब देखिए आगे जो हमारा टॉपिक है, आगे का टॉपिक को समझने से पहले यहाँ पे दो चीज आपको समझना जरूरी है, पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। देखिए एक दो तरह का सॉल्वेंट का टाइप है, पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट हम लोग इसको बोलते हैं, जैसे देखिए इसका एग्जांपल है वाटर। अब कैसे देखिए पोलर सॉल्वेंट, देखिए जैसा इसका नाम में है पोल्स। पोल्स मतलब क्या होता है, जिस तरह से मैग्नेटिक पोल्स होता है पॉजिटिव नॉर्थ और साउथ, उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पढ़ा होगा पॉजिटिव निगेटिव जो पोल्स होता है। तो इस तरह से ऐसा कोई भी सॉल्वेंट जिसका मॉलिक्यूल्स में डाइपोल का फॉर्मेशन होता है, मतलब स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली निगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, उस तरह का जो सॉल्वेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे पोलर सॉल्वेंट। जैसे देखिए वाटर, तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मूला देखिए H2O होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जो है इस पे निगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में जो चार्जेस का जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा होने के चलते इस पूरे मॉलिक्यूल में स्लाइटली जो है डाइपोल क्रिएट हो जाता है, और इसीलिए वाटर एक पोलर सॉल्वेंट का फॉर्मेशन करता है। अगला देखिए नॉन पोलर सॉल्वेंट जो होता है उसके मॉलिक्यूल में इस तरह का कोई किसी भी तरह का पोल्स का जनरेशन नहीं होता है, क्योंकि वहां पे चार्जेस का डिफरेंस उसके एटम्स के बीच में कम होती है। जैसे देखिए बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट का यहाँ पर एग्जांपल है। यहाँ पे C6H6 इसका फॉर्मूला होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ज्यादा चार्जेस का यहाँ पे डिफरेंस नहीं होने के चलते पोल्स का क्रिएशन नहीं होता, और इसीलिए ये नॉन पोलर सॉल्वेंट बनाता है। अब चलिए देखते हैं अगला टॉपिक हमारा। यार बच्चे हमने देखा पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट के बारे में पढ़ा। अब देखिए उससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको समझना है, पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। मतलब अगर आपका सॉल्यूट जो है पोलर है तो वो पोलर के साथ डिसॉल्व करेगा, पोलर सॉल्वेंट में ही वो डिसॉल्व करेगा, और अगर नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक, इस प्रॉपर्टी को। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सॉल्यूट जो है, कोई भी सॉल्यूट सॉल्वेंट में तभी डिसॉल्व करेगा जब दोनों के बीच में जो आपका इंटरेक्शन फोर्स लग रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो लग रहा है वो सिमिलर हो, एक जैसा हो। मतलब सॉलिड में जिस तरह का इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है उसी तरह का इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सॉल्यूट पार्टिकल्स के बीच में भी होना चाहिए, तभी वो उसमें डिसॉल्व करता है। और इसी को बोलते हैं हम लोग लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब पोलर डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये समझ में आ गया आपको? डियर स्टूडेंट, हमने अभी देखा सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा और नॉन पोलर एंड पोलर सॉल्वेंट के बारे में पढ़ा। अब देखिए आगे का जो टॉपिक है वो क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। मतलब सॉलिड का जो है लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड टॉपिक को देखेंगे। इसको समझने से पहले देखिए यहाँ पे दो नया टर्म आपको समझना है थोड़ा सा। देखिए पहला क्या है, डिसोल्यूशन, पहला टर्म है, और दूसरा है क्रिस्टलाइजेशन। डिसोल्यूशन मतलब क्या होता है बच्चों, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग द सॉलिड पार्टिकल इन लिक्विड और सॉल्वेंट, मतलब किसी भी सॉल्वेंट में या फिर किसी भी लिक्विड में जो भी सॉल्वेंट है उसमें सॉलिड पार्टिकल के डिसॉल्व होने की जो प्रोसेस है उसी को हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन। और क्रिस्टलाइजेशन जो है, ये देखिए क्रिस्टलाइजेशन जो इसका नाम से ही जो है स्पष्ट हो रहा है,
ये क्या होता है, डिसोल्यूशन का जस्ट अपोजिट प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, डिजोल्व जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन के आपस में फिर से सॉलिड पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्रिस्टलाइजेशन। तो ये समझ में आ गया डिसोल्यूशन क्रिस्टलाइजेशन क्या है। डिसोल्यूशन जो है सॉलिड को की घुलने की प्रक्रिया है, और क्रिस्टलाइजेशन घुले हुए सॉल्यूट की फिर से सॉलिड बनने की प्रोसेस है। अब देखिए अगला चीज आपको समझना है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का दो टाइप होता है। तो देखिए इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले एक और चीज यहाँ पे, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जब भी कोई सॉलिड हम लोग ये सॉल्यूशन बनाते हैं, जब भी हम लोग किसी तरह का सॉल्यूशन तैयार करते हैं, तो उसमें क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल जो है लगातार उसमें डिसॉल्व होता है जब तक उसको हम लोग डाल रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिया गया है, जैसे 100 ml या फिर 1 लीटर या कुछ भी लिया गया है, तो जिस तरह से हम लोग जानते हैं किसी भी चीज का एक लिमिट होता है। कोई भी सॉल्वेंट अगर ले रहे हैं तो उसको उसमें सॉल्यूट की डिसॉल्व होने की एक पार्टिकुलर लिमिट है कि वो 10 ग्राम या 50 ग्राम या पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को ही वो घोल सकता है। तो इसीलिए जैसे मान लीजिए आप एक सोल्यूशन ले रहे हैं, एक बीकर में 100 ml यहाँ पे वाटर डाला गया है, और इसमें आप किसी सॉल्यूट को डाल रहे हैं जो उसमें डिसॉल्व हो रहा है। तो 100 ml में जो है 100 ml यहाँ पे क्या है, ये सॉल्वेंट है। अगर आप हम लोग मान रहे हैं कि इसमें सॉल्ट डाला जा रहा है NaCl, तो देखिए यहाँ पे ये वाटर जो है वो 100 ml ही है, तो उसमें NaCl घोलने का एक लिमिट होगा कि उसमें 50 ग्राम आ सकता है, 70 ग्राम आ सकता है। उससे ज्यादा अगर डालेंगे तो क्या होगा, वो NaCl उसमें डिसॉल्व होगा ही नहीं। अगर होगा तो जितना उसमें NaCl डिसॉल्व होगा उतना ही क्रिस्टल बन के वो वापस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में क्या होता है, किसी भी पार्टिकुलर सॉल्वेंट का एक डिसॉल्व करने का एक लिमिट होता है कि वो किसी पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को ही अपने में घोल सकता है, और एक पॉइंट आने पे क्या होगा, डिसॉल्व करने की उसकी जो पावर है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, और इसीलिए उस सॉल्यूशन में एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा। इक्विलिब्रियम बन जाएगा मतलब जितना हम लोग उसमें सॉल्यूट डालेंगे उतना ही उसमें से सॉल्यूट पार्टिकल क्रिस्टलाइज होके वो वापस क्रिस्टल में बदल जाएंगे। तो इसीलिए इसी प्रोसेस के चलते यहाँ पे हम लोग को एक दो तरह का हम लोग को सॉल्यूशन देखने को मिलता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब हो गया ऐसा सॉल्यूशन जिसमें किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर या प्रेशर पे और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर पाए हम लोग, मतलब एक लिमिट तक वो पहुंच चुका है, अब उसमें हम लोग और ज्यादा सॉल्यूट नहीं डाल सकते हैं। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो देखिए इसका डेफिनेशन में वही चीज लिखा गया है, a solution in which no more solute can be dissolved at the same temperature and same pressure। अब यहाँ पे इसके डेफिनेशन में ये दो वर्ड जो है इसको मेंशन करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इसको नहीं लिखते हैं एग्जामिनेशंस में तो आपकी मार्क्स को काटा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर को अगर हम लोग बदलेंगे तो उसी सॉल्यूशन में और ज्यादा सॉलिड पार्टिकल को हम लोग डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में देखिए 100 ml जो लिया गया था वाटर, मान लेते हैं इसका सैचुरेशन पॉइंट जो है 50 ग्राम है, मतलब 50 ग्राम NaCl डालने के बाद उसमें और ज्यादा हम लोग नहीं डाल पाएंगे। और टेम्परेचर ये कितना है, मान लेते हैं टेम्परेचर हम लोग 37 डिग्री सेल्सियस जो है लिया गया है। अब इसी में अगर हम लोग टेम्परेचर को इसका बढ़ा देंगे तो ये जो सैचुरेशन पॉइंट है इसका 50 ग्राम वो बढ़ जाएगा। इसीलिए और इसी तरह प्रेशर को भी बढ़ाने घटाने से उस पर इफेक्ट पड़ेगा, इसीलिए ये चीज इसका डेफिनेशन में मेंशन करना बहुत ही जरूरी है कि सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर
और या फिर पार्टिकुलर प्रेशर एंड पार्टिकुलर टेम्परेचर भी आप लिख सकते हैं उसमें, इससे कोई अंतर नहीं है। अब देखिए अगला जो था सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बाद वो क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये क्या होता है, उसका उल्टा टाइप ऑफ सॉल्यूशन है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट हम लोग डाल सकते हैं, उसको बोलेंगे हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल है। देखिए बच्चों, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, हमारा अगला जो चीज समझना हम लोगों वो क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स। मतलब टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसी को देखेंगे। तो देखिए इसका बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाने घटाने से सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड जो है वो पूरी तरह से इसमें चेंज होता है। तो उसी को देखते हैं। तो देखिए क्या होता है, जब भी हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा या घटेगा, ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि जो डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस है, मतलब सॉलिड पार्टिकल्स जो डिसॉल्व हो रहे हैं सॉल्वेंट में या लिक्विड पार्टिकल में, तो ये जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है। और यहाँ पे देखिए एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसके बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता देता हूँ। एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें एनर्जी बाहर रिलीज होता है। तो देखिए अगर एंडोथर्मिक है डिसोल्यूशन प्रोसेस ऑफ द सॉलिड पार्टिकल का सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने का प्रोसेस, अगर ये एंडोथर्मिक है तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्यूट का जो डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस है, मतलब सॉल्युबिलिटी जो है उसका वो बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। तो देखिए इन जनरल इफ डिसोल्यूशन process is endothermic, then the solubility increases with the rising temperature। और अगर इसका उल्टा है, अगर ये प्रोसेस जो है डिसोल्यूशन का प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, मतलब उसमें एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज करेगा। तो बस ये चीज आपको याद रखना है। अब देखिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रेशर का जो है सॉलिड और लिक्विड दोनों पे ही कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। उससे जो है वो कंप्रेसिबल बहुत ही कम होता है, सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड पार्टिकल्स बहुत ही कम कंप्रेस हो सकता है, ना के बराबर कंप्रेस होता है। और इसीलिए यहाँ पे प्रेशर का इसका सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वही अगर यहाँ पे गैस होता, जो हम लोग आगे के टॉपिक में देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस जो पढ़ेंगे आगे, उसमें वहां पे तो गैसेस बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं और इसीलिए उसका सॉल्युबिलिटी पे प्रेशर का भी इफेक्ट पड़ता है। लेकिन सॉलिड और लिक्विड में ऐसा हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। देखिए बच्चों, हम लोग देखा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पढ़ा अभी पिछले टॉपिक में। अब देखिए अगला क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, मतलब गैसेस का सॉल्युबिलिटी हम लोग लिक्विड में देखेंगे और उस पर क्या क्या चीज का इम्पैक्ट पड़ता है। तभी मैंने समझाया थोड़ा देर पहले कि जो गैसेस होता है बहुत ही ज्यादा कंप्रेसिबल होता है, मतलब उसमें प्रेशर का बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। प्रेशर लगाने से वो कंप्रेस होते हैं क्योंकि उनके पार्टिकल के बीच में बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस पाया जाता है। तो इसीलिए जब भी हम लोग प्रेशर को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो उसका सॉल्युबिलिटी पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इज ग्रेटली इफेक्टेड बाय द प्रेशर एंड टेम्परेचर, दोनों का ही यहाँ पे इसका इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए क्या होता है, प्रेशर का पहले इम्पैक्ट, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग प्रेशर, तो जैसे जैसे प्रेशर को हम लोग बढ़ाएंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या होगा गैसेस का, वो सॉल्यूशन में बढ़ेगा। ये कैसे होता है, क्यों होता है, देखिए इसको दो डायग्राम से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये एक यहाँ पे डायग्राम है, इसमें क्या किया गया, देखिए यहाँ पे नीचे सॉल्यूशन है और ये ऊपर यहाँ पे गैस पार्टिकल्स है और यहाँ पे एक वेट रखा हुआ है जो उसमें प्रेशर लगा रहा है। तो यहाँ पे मान लेते हैं प्रेशर P1 है, इस वेट के चलते जो इस गैस पे प्रेशर लग रहा है, तो देखिए इसके चलते क्या होगा, यहाँ पे कम गैस पार्टिकल्स है और ये कम गैस पार्टिकल्स ही जो है इसके सरफेस से आके टकराएंगे और उसमें जाके डिसॉल्व हो जाएंगे। लेकिन इस केस में देखिए यहाँ पे क्या हो गया, वेट को बढ़ा दिया गया जिसके चलते यहाँ पे प्रेशर P2 है और ये P2 जो है वो बहुत ही ज्यादा होगा P1 से। तो P1 से ज्यादा होने के चलते ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे गैस का मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन बढ़ गया और इसके चलते इस सॉल्यूशन के सरफेस पे आके टकराने वाले जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, गैस पार्टिकल्स होंगे, वो भी बढ़ जाएगा और वो उसमें ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व होंगे।
तो इस तरह से प्रेशर को बढ़ाने से यहाँ पर क्या हो रहा है, गैसेस का सॉल्युबिलिटी वो इंक्रीज कर रहा है। इस चीज को सबसे पहली बार जो है इस फैक्ट को हेनरी नाम के एक साइंटिस्ट ने पता किया था और इसी से उन्होंने एक लॉ दिया, हेनरीज लॉ जिसको हम लोग बोलते हैं। तो देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है, इसी को स्टेट करता है वो। The law states that at a constant temperature, मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस जो होगा, गैसेस का सॉल्युबिलिटी इन ए लिक्विड, किसी भी लिक्विड में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर ऑन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर ऑफ द गैस, मतलब गैस पे जो भी प्रेशर लगाया गया है उसका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये सिंपल सा नियम है, देख लीजिए, ये स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही एग्जामिनेशन वगैरह में पूछे जाते हैं। तो देखिए बच्चों, हेनरी लॉ को हम लोग एक और तरीके से स्टेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग मोल फ्रैक्शन को इंट्रोड्यूस करें, इफ यू यूज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन एज मेजर ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी, मतलब सॉल्युबिलिटी का मेजर के रूप में अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन का यूज करें तो उसका स्टेटमेंट को थोड़ा सा बदल के भी हम लोग बोल सकते हैं और इससे हम लोग को उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी मिल जाएगा, इक्वेशन मिल जाएगा। देखिए क्या है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, अगर वो P है, अगर P मान रहे हैं तो वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, मतलब गैस में जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन को हमने पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, इसी को हम लोग मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मोल फ्रैक्शन को यहाँ पे बताया, मोल फ्रैक्शन को अगर हम लोग इसमें इंट्रोड्यूस करें तो इसका स्टेटमेंट को इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज P इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, दैट इज P, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर है ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, और फिर इस तरह से P इक्वल टू क्या हो जाएगा, KH into X। यहाँ पे KH क्या है, हेनरीज कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल टू में बदलने के लिए यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया है और इसको हम लोग हेनरी लॉ कांस्टेंट बोलते हैं। तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये था आज का क्लास मेरे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और मिलते हैं अगले क्लास में इस चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ। For latest notification and updates, subscribe our channel and press the bell icon.